व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू स्टब अप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12 अकाउंटेंसी का फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 2024 अ कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। बच्चों, आप सभी लोगों ने क्लास 11 पास कर लिया है और अब आ चुके हैं हम लोग क्लास 12 में। तो यहां हमें अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस साल कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने जा रहे हैं, उन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं जिनमें हमें डील करना है, और इसके अलावा किस चैप्टर से कितना वेटेज है, किस यूनिट से कितना वेटेज है, इन सब की जानकारी भी हमें सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हो जानी चाहिए। तो बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं कि आपका सिलेबस का जो ओवरव्यू लेकर मैं आया हूं आपके लिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं बच्चों वो हो जाएंगे 100। इसको दो पार्ट में आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। 80 मार्क्स के लिए आपको बच्चों यहां पर जो है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो है हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इसमें आपको डील करना है, जो कि हमारा सब्जेक्ट मैटर रहेगा। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल से हम निकालेंगे 80 मार्क्स, और इसके अलावा 20 मार्क्स के लिए बच्चों आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। आपको एक प्रोजेक्ट वर्क असाइन किया जाएगा। आगे जाके मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा अभी कि प्रोजेक्ट वर्क में आपने क्या बनाना है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल 100 मार्क्स है, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 80 मार्क्स के लिए हम लोग यहाँ पे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में डील करेंगे, और इसके अलावा 20 मार्क्स के लिए बच्चों आपको एक प्रोजेक्ट वर्क असाइन कर दिया जाएगा। यहाँ से आप 20 मार्क्स जो है वो गेन करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर मैं अपने सिलेबस को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मैं अपने होल सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। पार्ट ए में आप स्टार्ट करिए और देखिए यहां पर हमें पार्ट ए में किन चीजों को स्टडी करनी है। तो क्लास 11 में बच्चों आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और आपको बताया गया था कि 5 फॉर्म्स होते हैं: सोल प्रोपराइटरशिप, इसके अलावा जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म्स, इसके अलावा हमारे पास होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये 5 फॉर्म्स आप लोगों ने प्रीवियस ईयर स्टडी करे थे। तो 11 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो अकाउंटिंग की थी वो अकाउंटिंग की थी सोल प्रोपराइटरशिप की, और क्लास 12 में अब आप अकाउंटिंग करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म्स की और कंपनीज की, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनीज की। तो पार्ट ए में हम डील करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, और इसमें बच्चों जो हमारी यूनिट 1 रहेगी, यूनिट 1 में हम डील करेंगे कंप्लीट पार्टनरशिप फर्म्स की कंप्लीट अकाउंटिंग किस तरीके से की जाने वाली है, और इस यूनिट से बच्चों आपको 36 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अभी मैं आपको यूनिट वाइज यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस यूनिट में से कितने मार्क्स जो है आप लोग गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में बच्चों आपको कंपनीज के रिगार्डिंग यहाँ पे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ से आप लोग गेन करने वाले हैं 24 मार्क्स। तो अकॉर्डिंगली आपका जो टोटल है आउट ऑफ 100, यहां तक आपके 2 यूनिट से कितने मार्क्स निकल के आ जाएंगे? सर 60 मार्क्स यहां पर हमारे निकल के आ जाएंगे। इसके अलावा बच्चों हम लोग और आगे चलते हैं, तो अब हम आते हैं अपने पार्ट बी पे, और पार्ट बी में आप देख सकते हैं, पार्ट बी में हमें यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है। तो आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, आपकी जो अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होता है, और लास्ट में आप बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, ये हमें पढ़ना होगा पार्ट बी के अंदर। इसके अंदर बच्चों यहां पे हमारे पास 2 यूनिट है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 में बच्चों हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस तरीके से एनालिसिस किए जाते हैं, क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, टूल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम डील करेंगे। अभी मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा इसका जो कंटेंट है। और यहां से बच्चों यूनिट 3 में आप लोग गेन कर लेंगे 12 मार्क्स, और इसके अलावा यूनिट 4 में बच्चों आपको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और इस यूनिट 4 से आप लोग गेन करने वाले हैं 8 मार्क्स। तो अकॉर्डिंगली यहां पर आप गेन करेंगे पार्ट बी के अंदर 20 मार्क्स। तो पार्ट ए में बच्चों हम लोगों ने देखा था, वहां से हमें कितने मार्क्स मिले थे? 60 मार्क्स। पार्ट बी में हम लोग आते हैं, यहां से हमें कितने मिल रहे हैं? 20 मार्क्स। और पार्ट सी के अंदर बच्चों प्रोजेक्ट वर्क आपको असाइन किया गया है, उससे आपको मिलने वाले हैं 20 मार्क्स। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स को पहले अगर आप समझेंगे तो किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? 80 + 20। तो 80 + 20 की अगर हम बात करें तो बच्चों 80 में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क करना है, जिसके अंदर आपका आता है पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने इसे एक और तरीके से इसको समझाया था अभी आपको कि 100 मार्क्स की आपको यहाँ पर जो है टोटल प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें जो 80 मार्क्स है ना, इस 80 मार्क्स के अंदर आपका जो है वो आ जाएगा पार्ट ए और पार्ट बी। और इसके अलावा जो 20 मार्क्स हमारा प्रोजेक्ट वर्क है बच्चों, उसको मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? पार्ट सी बोल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्क्स को डिवाइड किया गया है। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम आते हैं अपने पार्ट सी पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट सी में आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क असाइन किया जाएगा, इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। प्रोजेक्ट वर्क के अंदर जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, आप जो प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं और उसके अंदर एक प्रैक्टिकल होता है, उससे आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। और इसके अलावा बच्चों आपका वाइवा किया जाता है,
उस वाइवा से आपको मिलेंगे कितने 8 मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ से आप लोग कितना गेन कर लेंगे 20 मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि 100 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिटेल में कंटेंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें किस यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको और एक चीज बता दूं बच्चों, पार्ट बी का ना आपके पास एक ऑल्टरनेटिव भी होता है कि पार्ट बी की जगह आप चाहें तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी ले सकते हैं। लेकिन मैं मतलब एक ओवरऑल बता रहा हूं यहां पर कि ज्यादातर स्कूल्स में, ज्यादातर अगर हम लोग बात करें रीजन्स में, तो लोग पार्ट बी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही चूज करते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को चूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका स्कूल आपको ऑफर करता है तो आप पार्ट बी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को भी ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका स्कूल आपको ऑफर कर रहा है तो आप पार्ट बी, जिसमें हम लोग ने देखा था कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसकी जगह ऑल्टरनेटिव आपके पास होता है कि आप चाहे तो कंप्यूटर अकाउंटिंग को भी पिक कर सकते हैं। तो यहां मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है कि 100 मार्क्स आप लोग किस तरीके से यहां पे स्कोर करने जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस हमारा। तो आपने देखा कि यूनिट वन में बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहां पे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स बताए जाते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको कहां से स्टार्ट किया जाता है, पार्टनरशिप की मीनिंग, इसके फीचर्स और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। इसके बाद इसमें बच्चों आपका अगला टॉपिक होता है प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आपकी जो पार्टनरशिप होती है ना बच्चा, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक एक्ट होता है, उस एक्ट को बोला जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपके जो कुछ भी पार्टनरशिप के डूज एंड डोंट्स होते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी रहती हैं, पार्टनरशिप डीड में। बट इन केस अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं करी है तो उनको पूरी की पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज दैट क्लियर? इसके अलावा बच्चों हमें इसमें देखना होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होती है। पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल के साथ भी आप अकाउंट उनके मेंटेन कर सकते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल को आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, उसके लिए हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे चलते हैं बच्चों। इसके अलावा यहां पर हमारे पास गारंटी का भी एक टॉपिक होता है। गारंटी का भी एक टॉपिक होता है कि किसी पार्टनर के पास गारंटी होती है कि उसको उतना प्रॉफिट दिया ही जाएगा, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट, अगर आपसे अकाउंटिंग करते वक्त कुछ गलतियां हो गई थी तो उन गलतियों को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा करंट ईयर में, ये सारी चीज़ें आपको पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक के अंदर डील करवाया जाएगा। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर का जो कंटेंट है वो बहुत डिटेल में बता दिया है। हम और आगे चलते हैं और अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे। तो हमारा जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है उसको अलग अलग चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया है बच्चों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं टीएस ग्रेवाल को फॉलो करता हूं। कुछ लोग डीके गोयल जो है वो रिफ्रेशर यूज़ करते हैं, किसी स्टेट में कुछ और यूज़ किया जाता होगा, लेकिन सबका सिलेबस और कॉन्सेप्ट एक ही जैसा होता है, बस इनके नंबर ऑफ चैप्टर्स जो होते हैं वो इधर उधर कर दिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ग्रेवाल के हिसाब से बच्चों इसको पूरा डिवाइड किया है। टीएस ग्रेवाल जो हमारे एक बहुत ही आदरणीय राइटर हैं, उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे आप लोगों के जो सिलेबस को है डिवाइड करके रखा है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो बनेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में बच्चों, वो बनता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहां हमें समझना पड़ता है कि गुडविल होता क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी गुडविल जो है वो जनरेट होती है, और इसके अलावा कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स की मदद से हम गुडविल का क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही ईजी चैप्टर्स में से एक है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो सपोज ए और बी नाम के दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50-50, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स दे आर गोइंग टू शेयर 60-40। तो पहले रेशियो कितना था इनका 50-50, और अब इनने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा 60-40। तो इसी को ही बोला जाता है बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, इसे बोला जाता है बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब चैप्टर 3 से आपके जितने भी चैप्टर्स आगे आने वाले हैं इन सबको एक कॉमन हेड के अंदर डाला जा सकता है, जिसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो जब जब पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती ना, हर बार आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, कोई एक पार्टनर है वो गेन करेगा, कोई एक पार्टनर उसका पहले के कंपैरिजन में शेयर कम हो जाएगा तो सैक्रिफाइस करेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना
कितना सैक्रिफाइस। इसके अलावा बच्चों आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट वैल्यू पे लाने के लिए उनका रीअसेसमेंट और रीवैल्यूएशन करना होता है। तो अगला जो आपका इसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसमें यह है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट वैल्यूज पे लाने के लिए उनका रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करना होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, जब जब आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी आपको उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इसके अलावा फिर कंप्लीट क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है, और इसके अलावा बच्चों आपको बैलेंस शीट भी यहां पर प्रिपेयर करके दिखाना होता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे मैं आगे के चैप्टर्स में बढ़ूंगा ना, आप पता है क्या सोचेंगे, सर अभी तो ये आपने पिछले चैप्टर में बोला था। वो इसलिए बोला था बच्चों कि चैप्टर 2 के बाद मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, चाहे वो कोई भी इवेंट हो सकता है वो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो सकता है किसी का एडमिशन हो सकता है किसी का रिटायरमेंट हो रहा हो, इन सब को बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं ना, वो बिल्कुल मिलते जुलते ही होते हैं। बहुत यहाँ पे एक या दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हर चैप्टर में क्या होते चले जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे। बाकी पार्टनरशिप की ज्यादातर अकाउंटिंग जो है वो सारे चैप्टर्स के लिए कॉमन ही होती है। आप किसी भी एक टॉपिक को एक चैप्टर में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, जैसे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो वही रीवैल्यूएशन आपको एडमिशन में, वही रीवैल्यूएशन आपको रिटायरमेंट में, वही रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपको डेथ में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ये हमारी कोई एडवांटेज मिलता है कि इसके अंदर जो हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो ज्यादातर चैप्टर्स के अंदर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या देखा था, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। चैप्टर नंबर 2 में हम वैल्यूएशन का गुडविल करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं जब कभी भी पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। और अगला जो आपके पास है बच्चों वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब हम अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, मैं उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे और फंड्स की जरूरत है और हमारे पास फंड्स नहीं है। तो वी हैव डिसाइडेड कि चलो किसी फाइनेंशियल साउंड पर्सन को हम अपने साथ क्या कर लेते हैं, पार्टनर बना लेते हैं, सो डेट हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो जब कभी भी आप अपने फर्म में किसी नए व्यक्ति को एंटर कराते हैं तो यहां पर भी आपको बहुत सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे ध्यान देना होता है, जैसे कि इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब कभी भी किसी नए पार्टनर को एडमिट करोगे ना, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जनरली ऐसा होता है कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं ना, वो इनकमिंग पार्टनर को अपने हिस्से में से प्रॉफिट जो है शेयर करते हैं। तो यहाँ पे पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, और जो नया पार्टनर है वो क्या करता है, गेन करता है। और हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होता है। इसके अलावा जो गुडविल आपने चैप्टर 2 में वैल्यूड करना सीखा था, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब आपको यहां पे लगाना है, वो भी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये सब हम आपको जब चैप्टर्स पढ़ाएंगे डिटेल में तो वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा बच्चों ये भी अपने आप में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में आता है। तो देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब आपकी कॉमन हो जाएंगे। ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, बताया था मैंने आपको कि जब जब फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, इवेंट कुछ भी हो सकता है, और ये इवेंट ही आपके चैप्टर्स बनते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इवेंट है, जिसके कारण आपकी फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, दे ऑल आर इवेंट्स जिनके कारण प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और उसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जनरली इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं ना, ये चैप्टर्स के अंदर कॉमन ही होते हैं। उसी तरीके से एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट किया जाएगा। हमारे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से पिछले चैप्टर में किया था आपने। और बच्चों यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के क्वेश्चंस के अलावा यहाँ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पार्टनर्स की जो कैपिटल है उनको एडजस्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 4 के बाद फिर से एक और इवेंट जो है हमारा वो है चैप्टर नंबर 5 के अंदर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सेम कैटेगरी में डाल दो इसको, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि जब कभी भी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर रिटायर होंगे तो जो हमारे बचे हुए पार्टनर्स हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उसे क्या बोला जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। वही सारे के सारे जो हैं आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर भी रिपीट होंगे। बस यहाँ पर इसके पहले आप लोग एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे थे, अब आप लोग रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो वही चीजें बच्चों की जब
जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो रिटायर हो रहा होगा वो बेचारा अपना हिस्सा छोड़ के जाता है, तो उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग, और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो उसके शेयर को एक्वायर कर लेते हैं, उसे बुलाते हैं गेनिंग। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में बच्चों हम लोगों ने गुडविल को कैलकुलेट किया था, उसका वैल्यूएशन सीखा था, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें यहाँ करना है, लेकिन अब की बार रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो आप देख सकते हैं जो गुडविल का ट्रीटमेंट है ये चेंज इन PSR में भी था चैप्टर नंबर 3, ये एडमिशन में भी है चैप्टर नंबर 4, ये रिटायरमेंट में भी है चैप्टर नंबर 5, ये इसके अलावा डेथ ऑफ ए पार्टनर जो चैप्टर नंबर 6 है वहां पर भी है, लेकिन इनके ट्रीटमेंट जो है वो क्या होते चले जाते हैं, चेंज होते चले जाते हैं। इसके अलावा चूंकि अपने आप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है यहाँ पे आपकी फर्म, तो आपको फिर से वही एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट। आपके जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उनका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं अगर वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये भी अपने आप में इसमें बहुत अच्छा एक वेटेज वाला टॉपिक बन जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर आपने उसका जो अमाउंट है वो आपको उसने अगर आपने उसको अगर इमीडिएटली पे नहीं किया है तो उसका अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर उसको लोन अकाउंट को किस तरीके से सेटल करना है वो भी हमें इस चैप्टर में एडिशनल पढ़ना पड़ता है, जो कि आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बच्चों जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 6, वो बनता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब किसी पार्टनर की सडन जो है डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है उसके जो एग्जीक्यूटर्स हैं, उसके जो लीगल हायर्स हैं, मतलब उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, अब वो हमसे आके क्या बोलेंगे कि हमारे इनका जो कुछ भी अमाउंट आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड था वो सारा का सारा अमाउंट अब हमें काम करिए लौटा दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग जनरली देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर, तो जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है ना उसे बच्चों हम लोग डिसीज पार्टनर बोलते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो इसके अंदर भी जो अकाउंटिंग आपने पीछे देखी थी ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है ना कॉमन है, बट इसमें हमको एडिशनल क्या पढ़ना है वो चीज अब की बार मैंने यहाँ पे मेंशन करी। तो बच्चों एडिशनली आपको क्या होता है कि किसी भी पार्टनर की डेथ जो है बच्चों वो सर्टेन तो होती नहीं है, किसी भी पार्टनर की डेथ कभी भी हो सकती है, हमारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में। तो जितने भी दिन वो पर्टिकुलर पार्टनर हमारे साथ बिजनेस में रहता है, जिसे इंटरवेनिंग पीरियड बोला जाता है, उस पीरियड का यहाँ पर आपको उसका प्रॉफिट और लॉस में शेयर निकाल के दिखाना होता है। तो हमने जो इसके पहले देखा था चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, जिसको बच्चों मैं बोल रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो सारी के सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें भी कॉमन होते हैं, लेकिन एडिशनली यहाँ पर आपको उस डिसीज पार्टनर का इंटरवेनिंग पीरियड का शेयर निकाल के दिखाना होता है प्रॉफिट और लॉस में से। और इसके अलावा जो आपका डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट आपको बना के पता लगाना होगा कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर हमें उसको कौन कौन सा अमाउंट पे करना है, उससे कौन सा अमाउंट लेना है, तो उसके अकाउंट को सेटल किया जाएगा और वो सारा का सारा अमाउंट जो होता है वो उसके एग्जीक्यूटर, उसके लीगल हायर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसका भी किस तरीके से सेटलमेंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बच्चों हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और यूनिट 1 का अब हमारा लास्ट चैप्टर आ जाएगा बच्चों आप लोगों के सामने, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि अब मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में ताला लगा रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहता हूं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं तो पहली बात तो क्या इसका मीनिंग है, और इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस तरीके से आप अपनी पार्टनरशिप फर्म पे ताला लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपकी पार्टनरशिप बंद होगी तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका सेटलमेंट करना होता है। यहाँ पर एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है जिसकी मदद से सारे एसेट्स को क्लोज किया जाता है, सारी लाइबिलिटीज़ को क्लोज किया जाता है, एसेट्स की वैल्यू को कैश में रियलाइज़ किया जाता है और उसमें से लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है, और जो कुछ भी हमारे पास बचता है वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है, और यहाँ पर आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अलावा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ता है। अब ये टॉपिक ना बच्चों बहुत ही डिटेल में है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको दिए हैं कि भैया ये जब आप डिसोल्यूशन पढ़ोगे ना तो इसमें पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू अ कंपनी, इंसॉल्वेंसी, ये सारे टॉपिक क्लास 12 में आप लोगों को कवर नहीं करने हैं। एक्चुअली ये सब इनका पार्ट होता है,
लेकिन ये सारी चीज़ें आपको 12th स्टैंडर्ड में जो है वो कवर नहीं करनी है। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने 36 मार्क्स की जो हमारी यूनिट 1 थी वो हमने कवर कर ली है। और अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ यूनिट 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, एक बार पीछे जाके आप लोग फिर से देख लीजिए। तो हमारी जो यूनिट 1 थी 36 मार्क्स की, उसके अंदर आपको लगभग कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? इसके अंदर आपको पढ़ना है पार्टनरशिप फंडामेंटल, इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, और इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें 7 चैप्टर्स में डील करना है। इसके बाद यूनिट 2 पे आ चुका हूँ, जो कि बच्चों 24 मार्क्स के लिए है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ यूनिट 1 के रिगार्डिंग। अब मैं आ जाता हूँ वापस से यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में हमें डील करना है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में। तो जो बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड ये जायंट कंपनीज होती हैं, ये अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती हैं। बस ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना वो इसी से रिलेटेड है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल भूख को शांत करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती हैं। तो शेयर्स और डिबेंचर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो इसको भी बच्चों मैंने 2 चैप्टर के अंदर डिवाइड कर दिया है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, और इन दोनों चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं 24 मार्क्स। तो आप जरा कंपेरिजन करिए कि कहाँ यूनिट 1 में हमको 7 चैप्टर्स पढ़ के कितने मिलेंगे 36 मार्क्स, और यहाँ पे इन 2 चैप्टर्स को पढ़ के ही हम कितना स्कोर करने वाले हैं 24 मार्क्स। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है। लेकिन अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमको डील करना है कि भैया कंपनीज जो होती हैं उनकी क्या टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स की कंपनीज होती हैं, फिर आपका जो शेयर्स होते हैं वो क्या होता है, शेयर कैपिटल का नेचर और टाइप्स हमें यहाँ पे डील करना है। इसके अलावा आपको भी पता है 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स को किस तरीके से इशू किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को किस तरीके से इशू किया जाता है, और उनकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो कई बार हमारा जो शेयर्स हैं वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, कई बार हमारे शेयर्स जो होते हैं वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं। तो ओवर सब्सक्राइब का मतलब जितने शेयर्स आप इशू करना चाह रहे हो पब्लिक उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती है, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स आप ऑफर कर रहे हो, कंपनी जितने शेयर्स ऑफर कर रही है, यहाँ पर पब्लिक उससे कम शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इन दोनों ही केस में किस तरीके से आप डील करेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये हमको समझना है। इसके अलावा शेयर्स को जो है बच्चों वो पार पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे भी इशू किया जा सकता है। 10 रुपये शेयर का वैल्यू है, आप उसको 10 में ही इशू कर दो तो दिस इज कॉल्ड एट पार। और 10 का शेयर 10 से ज़्यादा में अगर आप इशू करेंगे उसको बोला जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी ने अगर हमारा जो कॉल्स है वो एडवांस में कर दिया, मतलब आपने शेयर्स जो होती है वो इंस्टॉलमेंट पे इशू किए, किसी ने उसको आपको पहले ही दे दिया, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। किसी ने आपका इंस्टॉलमेंट नहीं दिया जिसको बोला जाता है कॉल्स इन अरियर, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इसके अलावा शेयर्स को कैश के अलावा किसी और पर्पस के लिए अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं उसे बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये भी बच्चों हमको यहाँ पे कवर करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें स्टडी करनी होगी क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं अभी इसके अंदर, जैसे आप देख सकते हैं चैप्टर 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद हमें देखना पड़ता है कि भैया प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अगर हम सिलेक्टेड लोगों को अपना शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है। एक हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी है, तो इसकी अकाउंटिंग तो आपको नहीं करनी होती, लेकिन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वैट इक्विटी शेयर्स किस तरीके से इशू किए जाते हैं प्रमोटर्स को, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। फिर जिन लोगों ने हमारे शेयर्स के पैसे नहीं दिए हम उनके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, जिसे बोला जाता है फोर फीचर्स, और इन्हीं शेयर्स को फिर री इशू कर दिया जाता है। इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो आपने जो शेयर्स इशू करके रखे उससे जितना भी फंड रेस करके रखा है, तो इसमें ना बच्चों अलग अलग टाइप की शेयर कैपिटल होती है, और उससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ हम लोगों को लास्ट हमारे डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट में डील करना पड़ता है। ठीक है, और अब मैं आ रहा हूं बच्चों इसी के चैप्टर नंबर 2 पे, जहां पे कंपनीज अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी बाय द वे ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स भी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। तो बच्चों डिबेंचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से डिबेंचर्स इशू किया जाता है, पार पे भी किया जाता है, प्रीमियम पे भी किया जाता है, डिस्काउंट पे भी किया जाता है। तो इनकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो किस तरीके से तैयार की जाएगी। वैसे हमने पिछले उसमें देखा था चैप्टर 1 में कि जो शेयर्स हैं अगर आप वो कैश के अलावा किसी और पर्पस के लिए इशू कर देते हैं तो उसे बोला जाता
जाता है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इसी तरीके से जब आप डिबेंचर्स इशू कर देते हैं कैश के अलावा किसी और पर्पस के लिए, तो उसे बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। किस तरीके से इसका हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएंगे। फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है कि जो डिबेंचर्स आपने इशू करे थे उनका आपको पैसा लौटाना है, तो पैसा बाद में लौटाते हैं, लेकिन आप बाद में कैसे लौटाने वाले हैं ये आप डिबेंचर्स इशू करते वक्त ही बता देते हैं। तो रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स को इशू करते वक्त किस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, आप अपने डिबेंचर्स को गिरवी भी रख सकते हैं, तो डिबेंचर्स को गिरवी रखकर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो आपको पता चलेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी में। इसके अलावा जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिबेंचर्स जो है अपने आप में एक तरीके के बोरोड फंड्स हैं, मतलब जब हमें पब्लिक से पैसा उधार लेना होता है तो हम उसके अगेंस्ट में क्या इशू कर देते हैं, डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। तो भाई उधार लिया तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं, क्या उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, और उस इंटरेस्ट पे ना बच्चों TDS भी चार्ज किया जाता है। आज से कुछ साल पहले आपके सिलेबस में होता था टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कंपनी के लिए इंटरेस्ट आपको पे करना एक्सपेंस है, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके लिए इनकम हो जाती है, तो सरकार उस पर टैक्स चार्ज कर देती है जिसे TDS बोला जाता है। लेकिन अब की बारी में ना अभी TDS जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है उसकी एंट्रीज बनानी है। इसके अलावा जो भी डिबेंचर्स इशू करते वक्त आपको लॉस होता है उसको किस तरीके से राइट ऑफ करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ये बच्चों हम लोग देखने वाले हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में। तो ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो पार्ट ए था उसके हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है बच्चों वो आपकी कवर कर लिए। अब मैं आ चुका हूँ पार्ट बी पे, मतलब आपका जो पार्ट ए था बच्चों, पार्ट ए के अंदर 60 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? 60 मार्क्स हमारे पार्ट ए के अंदर थे। और इसके अंदर हम लोग ने देखा था यूनिट 1 जो थी हमारी वो थी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिससे कितना निकल कर आता है 36 मार्क्स। और उसके बाद हमने देखा था बच्चों यूनिट 2, तो यूनिट 2 में हमको कितना मिला था 24 मार्क्स अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो ये दोनों एकदम कवर, हमारे जो 60 मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम और आगे चलते हैं और अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग अपने 20 मार्क्स के लिए पार्ट बी में। तो पार्ट बी में बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। यूनिट 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ से आप 12 मार्क्स निकाल के लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो यूनिट 3 में हम लोग कितने मार्क्स निकालेंगे सर? यूनिट 3 से हम निकालेंगे 12 मार्क्स। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो है यूनिट 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ से हम लोग कितने मार्क्स निकालेंगे सर? 8 मार्क्स। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास जो टोटल है वो कितना निकल कर आ जाएगा सर? यहाँ पर हमारा टोटल जो है वो 80 मार्क्स का निकल कर आ जाएगा। और आप पहले ही बता चुके हैं सर कि हमारे पास 20 मार्क्स के लिए जो है वो पार्ट सी है, जहाँ पर हम डील करने वाले हैं प्रोजेक्ट वर्क में। तो चलते हैं बच्चों आगे, और अब हम यहाँ देखते हैं कि यूनिट 3 में पार्ट बी में हमें यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी में डील करना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप चाहें तो पार्ट बी के ऑल्टरनेटिव में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी ले सकते हैं, उसका भी उतना ही वेटेज रहेगा 20 मार्क्स का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का भी 20 मार्क्स का ही वेटेज रहेगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि बच्चों गो विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई कंप्यूटर कोर्स करके भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीख सकते हो, लेकिन इसका कोई अलग से कोर्स आपको नहीं मिलेगा। और रियली बताऊं, बाय प्रोफेशन अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूं, और हम लोग बच्चों रिकमेंडेशंस देते हैं कि आपको किस तरीके स्टॉक्स में, किस इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वहाँ बनना बच्चों इन सारी चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी में सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए कैसे जाते हैं, होते क्या है। भाई किसी भी कंपनी का एट द ईयर एंड एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, जैसे आप लोगों का तैयार किया जाता है। आप लोग साल भर स्टडीज़ करते हैं और एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन हम आपके फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, जहाँ पे आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, सो डैट हम आपकी परफॉर्मेंस को जज कर सकें। इन द सिमिलर मैनर कोई भी कंपनी साल भर ट्रांजेक्शन्स करती है, उसके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, सो डैट हम उसका परफॉर्मेंस को जज कर सकें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने वाले हैं कंपनीज के, सोल प्रोपराइटरशिप के नहीं। 11th स्टैंडर्ड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए थे वो सोल प्रोपराइटरशिप के थे, और सोल प्रोपराइटरशिप को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कोई एक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, क्या इनका नेचर होता है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है, मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हमको बनानी है,
लेकिन कैसे बनानी है, जैसे क्लास 11 में बनाई थी वैसे नहीं बनानी है। वहां तो बच्चों हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट का अपने आप में कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए हमें बैलेंस शीट ही बनानी होती है। लेकिन ये बैलेंस शीट आपने बनानी होती है इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट आपको सजेस्ट करता है शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में मेंशन किया गया एक फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होता है। कोई भी अकाउंटिंग वेरिएबल आप ऊपर और नीचे भी नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, और अब हम यहां पर आते हैं अपने इसके चैप्टर 2 में अगर आप देखेंगे तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। तो चैप्टर 1 में आपको बताया गया था कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं और उनको बनाया कैसे जाता है। चैप्टर 2 में बच्चों ये लोग आपको बताने वाले हैं कि इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और इसके अलावा उसके लिमिटेशंस क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको टूल्स बताए जाते हैं, आपको यहाँ पे तरीके बताए जाते हैं जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहां पे सिर्फ ये टूल्स का इंट्रोडक्शन है। तो यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, इसके अलावा रेशियो एनालिसिस किया जाता है और कैश फ्लो एनालिसिस किया जाता है। यही बच्चों आगे जाके आपके चैप्टर्स बन जाते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब यहां पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर हम सीबीएसई का कैरिकुलम आप लोग डाउनलोड करेंगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप देखेंगे कि यहां पर इन लोगों ने आपको जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पार्ट बी, उसके अंदर 4 चैप्टर्स ही दिए, 4 चैप्टर्स ही दिए। इसमें क्या किया गया है बच्चों, आज से कई साल पहले ना ये कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में हुआ करते थे। फिर प्रीवियस ईयर पैंडेमिक में, और इसके अलावा इवन प्रीवियस ईयर भी 2022 और 23 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें भी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट्स के न्यूमेरिकल्स को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया गया था। लेकिन यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ही निकल कर आती है कि जब आप इनका कैरिकुलम डाउनलोड करोगे तो वहां पर चैप्टर नहीं है। लेकिन अब की बार इस साल सीबीएसई ने हमारे जो एकेडमिक ईयर 2023 और 2004 है उसके जो सैंपल पेपर है वो पहले से ही रिलीज कर दिया है। अब उन सैंपल पेपर्स को हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट्स के न्यूमेरिकल्स दिखते हैं। तो सैंपल पेपर में न्यूमेरिकल्स है, और इनका जो कैरिकुलम है अगर आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां पर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मान के चलते हैं कि सपोज हमारे पास यहां पर अब की बार कॉमन साइज और कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट का चैप्टर भी ऐड आगे जाके हो सकता है। अगर होता है तो उसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक दिन के अंदर बच्चों 4 इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पूरा चैप्टर ही जो है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद बच्चों ये जो हमारे पास टूल्स है ना, यही आपके जाके आगे जाके क्या बन जाते हैं, चैप्टर्स बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे चैप्टर 3 में यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग रेशियोज है। तो रेशियोज आपने इसके पहले जूनियर क्लासेस में भी कैलकुलेट करें, यहाँ पर भी हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो रेशियोज की मदद से मैं यहाँ पे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करूँगा, एनालिसिस करूँगा। तो इसमें आपको बताया जाता है कि भाई क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से रेशियोज को क्लासीफाई किया जाता है। तो जो ओवरऑल इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लिक्विडिटी रेशियो जो कि आपके काम आता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए, सॉल्वेंसी रेशियो आपके काम आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए, और इसके अलावा एक्टिविटी रेशियो हमें यहाँ पे मिलते हैं। अलग अलग टाइप के रेशियोज हैं जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे डील करेंगे। एक्टिविटी रेशियो से बच्चों किसी भी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज किया जाता है। और उसके बाद आखिरी में होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यहाँ से हम कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी का आइडिया लगाते हैं। तो यहाँ बच्चों आपका चैप्टर नंबर 3 भी मैंने कंसिडर कर लिया है। इसके बाद यूनिट 4 जो होती है ये होती है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप इसको चैप्टर नंबर 4 भी बोल सकते हैं, किसके अंदर, पार्ट बी के अंदर, और आप इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो जो कैश होता है ना, ये अपॉर्चुनिस्टिक एसेट होता है, मतलब जिसके जेब में रोकड़ा है ना तो उसकी जेब में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है। तो हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जो कि अपने आप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पार्ट है, हम देखते हैं क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैश के बेनिफिट्स होते हैं, क्या होते हैं कैश इन कैश इक्विवेलेंट, किस तरीके से एक्टिविटीज को क्लासीफाई किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही इसमें एप्लीकेबल है, 2 मेथड होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही एप्लीकेबल है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ तो आपको दिख रहा है कि बस सर इतना सही है क्या, तो ऐसा नहीं है बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हमें डील करना होता है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके अंदर डील करना होता है। तो किन किन हेड से कैश आ रहा है और कहाँ कहाँ उस कैश को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बताई जाती हैं, जो कि 8 मार्क्स कैरी करता है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट में आपके पास है प्रोजेक्ट वर्क। लास्ट में आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट वर्क, और ये है बच्चों आपका पार्ट सी का,
ठीक है, पार्ट सी में से निकल कर आता है। तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ये कितने मार्क्स कैरी करता है, ये 20 मार्क्स कैरी करता है। 12 मार्क्स और प्लस 8 मार्क्स जो है बच्चों इसको उससे डिवाइड किया गया है, ठीक है। 12 मार्क्स में आपकी प्रोजेक्ट फाइल आ जाती है, इसके अलावा जो 8 मार्क्स में वहाँ पे आपका वाइवा पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है, और उसमें आप किसी भी एक पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनी को उठाएंगे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको एनालिसिस करके दिखाना है ऑन एनी 2 ग्राउंड्स। तो यहाँ पे 4 ग्राउंड्स है मेरे पास, इनमें से कोई 2 ग्राउंड्स पे मैं उस कंपनी का क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करूंगा। आप चाहें तो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट के साथ रेशियोज निकाल लीजिए, आप चाहें तो सेगमेंट रिपोर्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लीजिए। तो किसी भी 2 आप यहाँ पर ग्राउंड्स पे उस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर सकते हैं, और जो आपके प्रोजेक्ट वर्क में रहेगा बच्चों, उसी के ऊपर आपका वाइवा बेस्ड रहेगा। तो यहाँ मैंने आज आप लोगों के लिए क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिटेल में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। और बच्चों बस कल से ही, नेक्स्ट डे से ही हमारा इसका सारा का सारा सिलेबस के जो हमारे रेगुलर डिटेल्ड वीडियोस हैं वो भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं बच्चों हमारे अगले लेक्चर में। हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।